नमस्कार। देखिए आज मैं किसके साथ दो टू करने वाली। जी हाँ, दो टू। ये हमेशा लोगों से सवाल पूछते हैं, आज इनसे मैंने इतने सवाल। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते नमस्ते पायल जी, शुक्रिया। सॉरी आपको बहुत परेशान करा, पीछे पड़े रहे, इंटरव्यू दे दिए, टाइम निकालिए, नहीं नहीं आपने नहीं, निकाल ही ऐसी लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप अच्छा काम करती हैं और आप मित्र हैं। मित्रों के लिए समय कभी कभी तो निकालना ही चाहिए। सो स्वीट, थैंक यू सो मच। अच्छा अशोक जी, पहले आप बताइए कि हम कितना सुनते थे जब कश्मीर फाइल्स आई, कि वहां से ये डायलॉग मशहूर हुआ कि सरकार हमारी है पर सिस्टम उनका है। आपको लग रहा है धुरंधर 1 और 2 ने ये सारा कुछ चेंज किया है? देखिए, धुरंधर ने जो है, मैं ये कहता हूँ, मैंने एक जगह कहा था कि धुरंधर जो है वो एक तरह का यज्ञ है। जैसे वो देवता लोग एक जमाने में होता था ना, हम सुनते थे रामायण काल में, बाकी समय में, कि देवता लोग शुद्धि के लिए यज्ञ करते थे। तो जब वो यज्ञ करते थे तो सारे राक्षस आ जाते थे कि वो यज्ञ सफल नहीं होना चाहिए, उस यज्ञ को कैसे विघ्न डाले। तो वो मुझे लगता है कि बॉलीवुड का शुद्धि अभियान जो है वो जो है ये धुरंधर फिल्म है। लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि इस शुद्धि अभियान के लिए हमको एक्चुअल में इसका जो श्रेय है, इसकी शुरुआत जो है वो मतलब विवेक अग्निहोत्री ने की। क्योंकि उनको आप हुआ क्या, उन्होंने इस शुद्धि अभियान की शुरुआत तो की, लेकिन उसके बाद उनको कैसे बॉलीवुड ने पूरा साइडलाइन करा, कैसे उनके ऊपर एक लेवल लगाकर उनको, पल्लवी को बिल्कुल एक किनारे में धकेलने की कोशिश की। लेकिन धुरंधर जो है अब वो नेक्स्ट लेवल पे आ गई, क्योंकि धुरंधर जो है कामयाब हुई, तो अब बॉलीवुड में उनको कोई साइडलाइन नहीं कर सकता। अब धुरंधर की टीम और आदित्य धर और यामी, ये इनकी टीम जो है बाकी बॉलीवुड को धकेल रही है। अब आप देखिए अभी स्क्रीन अवार्ड में क्या हुआ। इंडियन एक्सप्रेस ने इतने गंदे रिव्यू लिखे थे धुरंधर फिल्म के, और जब इंडियन एक्सप्रेस जो है स्क्रीन अवार्ड कराने गया, उसमें मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज्यादा अवार्ड जो है वो धुरंधर को मिले, लेकिन धुरंधर की टीम का एक आदमी वहां गया नहीं रिसीव करने के लिए। तो अब जो है धुरंधर के आदित्य धर और यामी गौतम ये बाकी लोगों को अंगूठा दिखा रहे हैं कि तुम्हारी हैसियत क्या है, देखो हमने एक सफल फिल्म दिखाई। तो एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत है, और इस बदलाव का जितना वेलकम किया जाए कम है, क्योंकि होगा क्या, अब धुरंधर की सफलता से प्रेरित होकर बहुत सारे लोग इस तरह की नेशनलिस्ट फिल्में बनाने की सोचेंगे। तो ये कह रहा हूँ, ये एक यज्ञ है, एक शुद्धि यज्ञ चल रहा है बॉलीवुड में, और बहुत अच्छी शुरुआत जी। और आपने एक चीज नोटिस करी कि इनको 14 अवार्ड्स तो मिले, पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं दिया। बेस्ट एक्टर दे दिया, तो बेस्ट सब दे दिया, पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं दिया। कहीं ना कहीं अंदर से वो आपने वो जो खान आते हैं, जो उनकी बात सुनी कि ऐसी कि वहाँ लियारी में बॉम्ब फूट रहे थे, तो यहाँ पे भी बड़ा दुख हो रहा था लियारी के बॉम्ब का। उन्होंने कहा बांद्रा से लेकर अंधेरी तक जो है धुआं निकल रहा था। बिल्कुल, जाकिर खान शायद नाम है उनका, जाकिर खान, कॉमेडियन। बहुत जी जी बढ़िया। जी, उन्होंने अच्छा, मंच पे। आपने ऑडियंस में अगर आप देखो तो ऑडियंस में बैठी अगर आप लोगों को देखो ना, तो ऐसे लगता है वो आर्टिफिशियल हंसी नहीं हंसते कि ना, मतलब कि हंसना पड़ रहा है कि जैसे उसने पड़ रहा है। कोई बिल्कुल खान बिल्कुल जी ने बिल्कुल। जो कोई कहा गया। अच्छा बहुत परेशान थे लोग। अच्छा अशोक जी, 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो यूनियन जी टेरिटरी में या होकर के, मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे बताएं कि बीजेपी जीत रही है वहां की, कांग्रेस जीत रही है कि टीएमसी जीत रही, क्या जीत, पर आप एक अनुमान लगा के आपने एक एक स्टेट में जरा सी बात कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा करके नहीं। असम में आपको क्या लगता है कि मैंने आपको देखा था, आप एयरपोर्ट पे उतरे थे, आपने कोई फोटो डाली थी अभी, तो सोशल मीडिया पे वो आई थी, तो आपका असम के बारे में ओवरऑल क्या आपको परसेप्शन लगता है? देखिए, असम में क्लियर कट वहां पर बीजेपी जीत रही है। असम में कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। खड़गे जी ने जिस तरह से वहां पर मुस्लिम वोटों के लिए बीजेपी आरएसएस को सांप बताकर ये कह दिया कि ये इनको मारो, नमाज तोड़कर मारो, वो खड़गे जी और कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। तो दरअसल वहां पर तो मुझे लग रहा है असम में मामला वन साइडेड होता जा रहा है। अब बाकी जो स्टेट है वहां पर अभी मुकाबला चल रहा है, वहां पर अभी फाइट अच्छी है, लेकिन असम में मुझे लग रहा है कांग्रेस के पांव उखड़ चुके हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन जो है कांग्रेस की दिख रही है। और बंगाल, पता नहीं, वेस्ट बंगाल में सारे एस्ट्रोलॉजर, सारे सिफोलॉजिस्ट, सारे इन्फ्लुएंसर सब लगे हुए बोलने की टीएमसी हार रही है। पता नहीं, मुझे एक अंदर से आवाज आती है ना दिल से आ रही है ना दिमाग से आ रही है, एंड आई रियली वांट बीजेपी टू विन, एंड आई रियली वांट कि बीजेपी को एक वहां चांस मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत सेंसिटिव स्टेट भी है वो, और हाई टाइम अब वहां पे लोगों, पीपल डिजर्व जॉब्स एंड दे डिजर्व डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सॉर्ट। बिकॉज जब मैं एक बार सुंदरबंस जा रही थी, कोलकाता से सुंदरबंस बाय कार जा रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं किसी देहात में जा रही थी। कोलकाता तो बहुत सुंदर था, उसके बाद जब बाहर निकलो ना, इतनी गुर्बत, और ऐसे ना बच्चे बिना कपड़े के घूम रहे हैं, लोग वो बनैन और वो वाली लुंगी पहन के, साफ दिख रहा था बांग्लादेश की बने हुए। सुंदर
बंज इतना डिलैपिडेटेड था, मतलब अच्छी तरह मेंटेन नहीं, तो कुछ ना कुछ दैट स्टेट नीड्स बीजेपी आई फील। पर आपका दिल क्या कहता है कि आपको लगता है टीएमसी को हरा सकती है देखिए, बीजेपी? नहीं देखिए, है क्या जो आप बता रही है ना, प्रॉब्लम ये है कि जो वहां पर बदलाव की उम्मीद करते हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है पिछले विधानसभा चुनाव ने तोड़ दिया। पिछले लोकसभा चुनाव उनका कॉन्फिडेंस टूट गया, क्योंकि पिछला चुनाव, आप विधानसभा चुनाव अगर याद करेंगी, उस समय ऐसा लग रहा था कि इस बार ममता बनर्जी हार ही जाएंगी, लेकिन वो कॉन्फिडेंस उनका टूट गया। और मैं ये बड़ा साफ कह रहा हूं, पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी, लोगों ने चाहा था बीजेपी जीत जाए, लेकिन बीजेपी ने दिल से कोशिश नहीं करी। क्या कोशिश की होगी तो उनकी कोशिश, हाँ, उन्होंने जो है उन्होंने मैसअप कर दिया था, और बीजेपी की गलतियों के कारण पिछली बार विधानसभा चुनाव लोग हारे थे। इस बार अभी वो कॉन्फिडेंस टूटा, इसलिए भरोसा नहीं आ रहा। लेकिन देखिए अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 90 लाख वोटर जो हैं, वो अगर मान लीजिए कि अभी रिव्यू चल रहा है और 90 लाख में से मान लीजिए 50 लाख वोटर भी अगर अवैध जो है, इलीगल वोटर, वो इस लिस्ट से गायब हो जाते हैं, तो पिछली बार टीएमसी और बीजेपी की जो हार जीत का अंतर था वो मेरे ख्याल से 50 से 60 लाख था। तो ये 50 से 60 लाख वोट, और इसमें से जाहिर सी बात है, जिस तरह से जब एसआईआर शुरू हुआ पश्चिम बंगाल में, कैसे कोलकाता के अंदर इलाके खाली हो गए थे, वहां पे कोई वोटर नहीं था, लोग अपने बोरिया बिस्तर उठाकर भाग रहे थे, तो इसका मतलब वो बांग्लादेशी थे। अब ये बांग्लादेशियों की अगर सफाई हो चुकी है वहां पर, या ये जो प्रक्रिया इसमें उनका वोटर लिस्ट से नाम हट गया है, तो मुझे लगता है ये एक बीजेपी के लिए उम्मीद जगाने वाला है। और मैं एक बात जो आपने कहा, आपने जो गरीबी गुर्बत की बात की, मैं गरीबी गुर्बत से आगे जा रहा हूं। देखिए, गरीबी गुर्बत तो आपको बहुत सारे राज्य में मिल जाएगी, आज भी यूपी में भी आपको गरीबी मिल जाएगी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुझे याद है पिछले दिनों मैं एक यूनिवर्सिटी के निमंत्रण पर कोलकाता गया था। न्यू कोलकाता बहुत बहुत बढ़िया बना हुआ है, तो वहां पर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के बाद मेरे पास कुछ समय था, तो वहां पर कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने मुझे कहा कि अशोक जी, आप कोलकाता आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप हमारे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उसमें आइए, वहां बड़े प्रबुद्ध लोग रहते हैं, हम 1-to-1 टॉक करेंगे। तो वहां करीब 100-150 लोगों की एक मीटिंग थी, एक किसी के घर में। मैं वहां गया, उनके साथ चर्चा हो रही थी। वहां पर लोगों, वो सारे व्यापारी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोग थे। वहां पर उन्होंने एक बात कही, उन्होंने ये कहा कि अगर इस बार भी ममता बनर्जी जीत गई तो हमको पश्चिम बंगाल से शिफ्ट होना पड़ेगा, हम अपना सामान समेटकर, अपना काम धंधा बंद करके यहाँ से शिफ्ट कर जाएंगे। उन्होंने मुझे अपनी उनका ऊंचा फ्लैट था, उन्होंने मुझे अपनी बालकनी से दिखाया, बोले यहाँ से आप देखिए, उधर देखिए, बोले ये जो झुग्गी बस्ती आपको सामने दिख रही है, ये बांग्लादेशी है, इधर जो आई जब ये बांग्ला, उन्होंने मुझे साफ दिखाया। उन्होंने कहा कि हम लोग धीरे धीरे लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, इस बार हमारे लिए आखिरी चांस है। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, ये जो घुसपैठियों का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, ये जो वहां पर जो है चोरी चकारी, वहां पर जो हिंदुओं के खिलाफ जो कुछ होता है, उसके कारण मुझे लगता है ये एक लास्ट चांस है। और इस लास्ट चांस में अगेन नतीजे क्या होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सोच समझ के वोट करने की जरूरत है, क्योंकि ये बार ये चांस अगर गया तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा अशोक जी, मेरे को क्यों लगता है कि वेस्ट बंगाल हार सकती है, बीजेपी हार सकती है और टीएमसी जीत सके, क्योंकि पिछली बार बीजेपी इलेक्शन खत्म होते सारे वापस आ गई, और टीएमसी को पता था किस किस एरिया ने बीजेपी को वोट दिया, किन फ्लैट वालों ने दिया, किन क्या। वो फ्लैट्स के आगे तो पूरा कचरे का काम वहीं करना शुरू कर दिया। कितनी औरतों का रेप हुआ, कितने बच्चे मारे गए, कितने लोग मारे गए, और उसको क्या क्या नाम देकर वगैरह कर बीजेपी यही बोलती थी इट्स लॉ एंड ऑर्डर इशू। इनफैक्ट नड्डा जी भी गए तो उनको वहां से भगा दिया गया। हाँ, तो उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ। हाँ, तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले भी नहीं वहां जा सके। मुझे ये लगता है कि लोगों को, जो मैं वहां पे लोगों से बात करती हूँ, कहते हैं, मेरी मेट कहती है कि मैं वोट तो दे दूं, पर अगर बीजेपी हार गई तो मैं तो गई। मैंने कहा उनको बोलो, बताने की जरूरत ही नहीं कि किसने। कहते हैं नहीं, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी तो कुछ होता है। कहते हैं जब वो लोग उनको पूरा चिट्ठा देंगे कि किस एरिया से कितनी बीजेपी को वोट मिली, कहते तो वो ये नहीं देखेंगे कि जैन ने दी कि गुप्ता ने दी, वो दोनों की पिटाई कर देंगे। गुप्ता। तो ये जो फियर है ना कि अगर बीजेपी हार गई तो हमारा क्या होगा। और अमित शाह जी अभी आश्वासन ये वाला किसी ने दिया नहीं है, किसी भी मिनिस्टर ने, किसी भी लीडर ने ये आश्वासन दिया नहीं, इसलिए मुझे लगता है बीजेपी वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट नहीं हो। देखिए, एक बात समझ लीजिए, ममता बनर्जी बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। आप उनके विरोधी हो, उनके समर्थक हो, इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि वो जिस तरह की राजनीति करती हैं, हर किसी की वो राजनीति करना बस की बात नहीं है। वो ममता बनर्जी, आप कुछ भी कहो, वो फाइटर है, वो जमीन पर उतर के फाइट करते हैं। अब वो फाइट में फाइटर है, तो इसका मतलब ये भी है उनकी फाइटिंग की जो कला है, उसको देखकर टीएमसी वाले और 2 हाथ आगे निकल जाते हैं, वो तो फिर कुछ और भी करने लगते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन वो फाइटर है, और दूसरी बात है उनको पता है कब कैसे किस मुद्दे को कैसे भुनाना है। और टीएमसी वाले, ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके जिसमें टीएमसी
टीएमसी के लोग जो है घर घर जाकर के धमका रहे हैं कि अगर तुमने बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तो वो एक खतरा है। तो जो जैसे आपका कॉन्फिडेंस टूटा है वैसे उन लोगों का भी कॉन्फिडेंस टूटा हुआ है पिछले विधानसभा चुनाव से। अब ये कॉन्फिडेंस को कितना रिस्टोर बीजेपी कर पाती है ये बात है, चुनाव आयोग कितना रिस्टोर कर पाता है ये बात है। अब इस बार अच्छी खबर ये आ रही है कि अमित शाह वहां 15 दिन के जाके स्टेशन होने वाले, जो मैं इसको अच्छी खबर इसलिए कह रहा हूँ उसके बारे में भी बात करेंगे, हाँ, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जब तक आप लोगों का रिस्टोर नहीं करेंगे तब तक लोग सचमुच वोट नहीं करेंगे। और हम तो मैं जब स्कूल कॉलेज में था तब से मैं बंगाल के बारे में एक बात सुनता हूँ कि वहां साइंटिफिक रिगिंग होती है। साइंटिफिक रिगिंग शब्द जो है वहीं से आया, पश्चिम बंगाल से आया। पहले वो साइंटिफिक रिगिंग जो है लेफ्ट करते थे, अब वहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी करते। उस साइंटिफिक रिगिंग के कई तरीके होते हैं, उसमें वोटर लिस्ट में कैसे कौन कौन है उनको पहले आइडेंटिफाई कर लेना, कौन जाएगा, कहाँ बीजेपी का वोट है वहां धमका देना, फिर भी वहां से वोट नहीं कर रहा है तो उस बूथ पर जाकर कोई बम फोड़ देना, ताकि एक बम फूटेगा तो उसके बाद उस एरिया के लोग घर से नहीं निकलेंगे। तो उसके साइंटिफिक रिगिंग के उनके कई सारे प्रोसेस हैं, तो वो बड़े वैज्ञानिक तरीके से, बड़े साइंटिफिक तरीके से वो लोग रिगिंग करते हैं। अब उसको आप रोक पाओगे नहीं रोक पाओगे, सारा खेल उसी का है। एक चरण में जो है कामयाब हुआ है चुनाव आयोग कि भाई ऐसे वोटर्स आइडेंटिफाई करें जो मरने के बाद भी वोट देते थे, बांग्लादेशी होते थे, पर वो एक चरण है। अब अगले 2 चरण जो है कि पोलिंग तक जो है इस मोमेंटम को बना के रखना, पोलिंग वाले दिन दूसरा चरण, पोलिंग वाले दिन तक आप कितना भरोसा दे पाते हैं, अपने लोगों को कितना निकाल पाते हैं, इन सब चीजों पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हाँ, पर बहुत मुश्किल है अशोक जी, जो मैं नीचे ग्राउंड लेवल पे जर्नलिस्ट से बात करती हूँ, मैं तो चाहती हूँ बीजेपी जीते, हम तो प्रेइंग की बीजेपी जीत जाए, पर कई बातें ऐसी हैं जो अभी हम इधर बोल भी नहीं सकते, कभी मिलेंगे तो बात करेंगे, पर कई चीजें तो ऐसी ऐसी बताते हैं कि हाउ डिफिकल्ट इट इज। और मेरा ये, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अमित शाह जी और मोदी जी ने इस बारी 5 स्टेट के जो इलेक्शन है, एक यूनियन टेरिटरी के, बड़े डिफरेंट स्ट्रैटेजी अपनाई। इस बारी ईडी सीबीआई कहीं नहीं दिख रही, जिसके कारण बीजेपी का नाम खराब हो रहा था, क्योंकि प्रॉब्लम है, करप्शन है। पर आप बताओ ना, जेल भी तो कोई नहीं गया। तो अब लोग, जो मैं परसेप्शन देखती हूँ लोगों का, चाहे वो बिहार के लोग भी बहुत पढ़े लिखे होते हैं, यूपी के भी लोग, पॉलिटिकल नॉलेज बहुत होती है, तो वो यही बोलते हैं, अरे इलेक्शन शुरू हो गया, अब सीबीआई आएगी ना, पकड़े जाएगा कोई, 2 दिन के लिए हंगामा होगा और फिर छूट जाएंगे क्योंकि पॉलिटिशियन दोस्त। इस बार इसका प्रयोग नहीं हुआ। पर आप ऐसी 3-4 चीजें बताइए मुझे जो अमित शाह जी ने डिफरेंट करी है इस बार मोदी। नहीं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे जो बदलाव वाली बात है वो तो यही है कि अमित शाह ने इस बार चार्ज खुद अपने हाथ में ले रखा है। पिछली बार बीजेपी के जिन लोगों के हाथ में चार्ज था उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई, ये आप बंगाल में जाएंगे बीजेपी में किसी से भी पूछ सकते हैं। अमित शाह का होना अपने आप में एक तो पार्टी वर्कर्स को एक कॉन्फिडेंस देता है, दूसरा अमित शाह का होना वहां वोटर्स को कॉन्फिडेंस देता है। तो जिस तरह से अमित शाह वहां पर जाकर अब उन्होंने कहा कि बैठेंगे, उसके कारण जो है एक तो चीजें एक उससे फर्क पड़ सकता है। दूसरी बात है कि अमित शाह की जो काम करने का तरीका ये है कि वो बूथ लेवल एजेंट से जो है और जो पन्ना प्रमुख से उस तक का उनको डिटेल मालूम होता है और कहाँ क्या प्रॉब्लम। अगर 15 दिन बैठेंगे मतलब समझ रही है कि 15 दिन बैठेंगे मतलब वो एक एक बूथ का सारा डिटेल लेंगे, एक एक पन्ना प्रमुख से लेंगे, कहाँ कितना वोट पड़ा, कहाँ कितनी चीजें, कहाँ बीजेपी का वोट है, कहाँ क्या चीज है, ये सारी चीजें। तो इस चीजों को अमित शाह टैकल करने के वो उनका पूरा का पूरा इसमें महारत हासिल है। दूसरी चीज जो बीजेपी ने पिछली बार एक गलती की थी, जो मुझे लगता है वो गलती ये थी कि सीधा ममता बनर्जी पर पर्सनल अटैक ज्यादा हो गए थे पिछली बार। देखिए बीजेपी के पास आज भी ठीक है शुभेंदु अधिकारी बहुत ग्राउंड लीडर है, लेकिन बीजेपी के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं जिसको वो बंगाली चेहरे के रूप में दिखा सकेगी देश भर में। हालांकि बीजेपी की स्थापना ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की, जो बंगाली वो संस्थापक है, लेकिन उसके बावजूद जो है अभी शुभेंदु अधिकारी विपक्ष के नेता को, लेकिन एक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी। तो बीजेपी ने पिछली बार सीधा ममता बनर्जी पे पर्सनल अटैक किए थे, इस बार बीजेपी वैसा नहीं कर रही। अगर आप अभी तक देखेंगे बीजेपी ने बहुत पर्सनल अटैक ममता पे नहीं हो रहा, हाँ वो सब चीजें तो पर्सनल अटैक नहीं होने से तो इशू बेस आपको जाना है। लेकिन एक चीज और है इशू बेस, मैं आपको ये भी एक चीज बताऊं, जब मैं अपने अनुभव से ही बता रहा हूं, मैं जिस कॉलेज में गया वो बड़ा पॉश इलाका जहां वो कॉलेज था, उस कॉलेज की बच्चियों से जब वो लोग मुझको लेने आए थे, मुझे एयरपोर्ट से पिक, मैं उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने उन कॉलेज की बच्चियों ने कहा कि उनको सूरज ढलने के बाद निकलने में डर लगा बंगाल कोलकाता में। अब आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़े ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल और कोलकाता जो है वो वन ऑफ द सेफेस्ट सिटी है एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार। लेकिन मेरी जिन बच्चियों से बात हुई वो कहती है कि हमको वहां डर लगा। तो ये जो चीज है, ये जो फैक्टर है, देखिए बंगाल के लोग भी उस डर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन अमित शाह को उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा।
पड़ेगा, बीजेपी को कॉन्फिडेंस जगाना पड़ेगा। सारा खेल अब उस पर है कि आप जो ममता विरोधी वोट है उसको किस हद तक निकाल पाते हैं, किस हद तक मोबिलाइज कर सकते हैं। और लोगों को ये बात समझ आ रही है, हालांकि मुस्लिम इलाकों में ऐसा नहीं होगा। और ये जो अभी मालदा की घटना हुई, मुझे लगता है इसका भी बहुत एक जबरदस्त इसका जो है प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि बंगाल का जो पढ़ा लिखा जो वर्ग है वो अभी तक ममता के साथ मोटे तौर पर देखेंगे तो था, लेकिन अब अगर आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ऐसी हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मेरा चीफ जो है सेक्रेटरी मेरा फोन नहीं उठाते। ये जो मालदा वाली घटना हुई, अभी जो खबरें आ रही हैं मालदा वाली घटना की, ये भी बताऊं, जो एनआईए की चार्जशीट है, जो अभी मीडिया में कुछ चर्चाएं चल रही हैं, एनआईए की चार्जशीट में लिखा गया है कि ये जो मोबिलाइजेशन हुआ था, ये मस्जिदों से मोबिलाइजेशन, मस्जिदों से बाकायदा ऐलान किया गया कि वहां जुटो, वहां पर जो है वहां पर इकट्ठा होना है, और साथ साथ सीसीटीवी जो वहां आसपास के थे वो सब बंद कर दिए गए, और इस तरह से उन्होंने पूरी प्रिपरेशन की थी। तो ये चीजें जो हैं, अब यहां से हिंदुओं को सोचना है कि क्या वो एक ऐसे स्टेट में सरवाइव कर सकते हैं जहां पर मस्जिदों से इस तरह की प्लानिंग हो रही है, और उसके बाद लोग निकल करके सीधा जुडिशियल जो ऑफिसर्स हैं, न्यायिक अधिकारी जो हैं, उनको घेरने, इतना दुस्साहस, मतलब अब तक पुलिस स्टेशन पर पथराव हो रहे थे, लेकिन अब जुडिशियल जो ऑफिसर है उनको घेर लें और सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़े। मुझे लगता है बंगाली जो मानस है, जो भद्र जो जन है, उनको ये घटना उनको जरूर हिला देगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की छवि इससे बहुत अच्छी नहीं, इससे छवि बहुत खराब होती जा रही है। तो ये सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि ये फैक्टर शायद काम करें। अशोक जी, पहली बात तो ये कि इससे पहले बहुत बुरा हुआ है लोगों के साथ, विमेन के साथ, स्पेशली बंगाल में, सॉरी, पर तब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए कुछ नहीं किया। इतने रेप हुए, किलिंग्स हुई, मर्डर्स हुए, बहुत बुरी तरह, कोई पेड़ पे लटका मिल रहा है, कोई नाली में रेप हो रहे हैं विमेन के, तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी उस चीज को वो नहीं दिया कि इट्स अ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, वो वेस्ट बंगाल। अब जब जुडिशरी पे कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाग गई है। इट्स वेरी सैड कि मतलब दूसरों का दुख नहीं, अपना दुख, अपनी तरफ लॉयल्टी देखे ना। इसको अब अगर कुछ बोलो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जा रहा है, तो चलिए नहीं पायल जी, मैं मतलब बीइंग ए जर्नलिस्ट विद पब्लिक ब्रॉडकास्टर, सुप्रीम कोर्ट पर है, उस पर मैं टिप्पणी वास्तव में मैं जो है करने से बचना चाहूंगा। सवाल कंटेम्प्ट का नहीं, सवाल है कि मैं जिस पब्लिक ब्रॉडकास्टर में, वहां मेरी कुछ लिमिटेशन है। लेकिन मैंने अपने शो में भी ये बात बोला, और ये बात मैंने यही बोला कि सुप्रीम कोर्ट अगर थोड़ा सा पहले चीजों को संज्ञान में ले लेता, जो चीजें हो रही हैं, क्योंकि तो बहुत अच्छा रहता। ये यहाँ तक हम लोग नहीं पहुंचते, लेकिन शायद देर आए दुरुस्त आए। मैं यही कह सकता हूँ कि भाई बहुत अच्छी बात है कि उनको इस बात का एहसास तो हुआ, लेकिन ये वास्तव में बहुत भयानक स्थिति है। और ये पश्चिम बंगाल के नहीं, मैं तो कहूंगा कि पूरे देश के लोगों को समझना चाहिए कि हम किस तरह के, और इंटरेस्टिंग बात और शर्मनाक बात क्या है कि वहां पर संविधान कोलैप्स हो गया। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ भारत का संविधान भी उन्होंने कोलैप्स कर दिया। लेकिन ये जो भारत में संविधान के रक्षक हैं, जो सो कॉल्ड रक्षक हैं, लाल किताब, संविधान की जो नीली किताब को साइड में रख के संविधान की लाल किताब लेके घूमते हैं, वो उनमें से कोई भी आदमी जो है वहां पर नहीं नजर आया। कोई भी वहां पे नहीं कह रहा कि मालदा में संविधान का, अब अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं जो टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं, और टीएमसी ने जिनको चुनाव हराया था, आज वो टीएमसी से चुनाव लड़ रहे हैं। खबर आ रही है कि टीएमसी ने उनके काफिले पर भी हमला किया। तो अधीर रंजन चौधरी तो कह रहे हैं, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के बॉस लाल किताब वाले जो हैं, वो संविधान की लाल किताब वाले, वो नहीं कह रहे कि वहां पर संविधान कोलैप्स हो गया। अब ये इस देश में चीजें हो रही हैं, ये देश के लोगों को देखना है भाई, हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं। जैसे मैंने कल कहीं बैठी थी तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम तो ऐसे ही बोलती रहती हो कि वेस्ट बंगाल में ये हो रहा है, केरला में ये हो रहा है, इतने आरएसएस को मार दिया, मैंने सब बोला, और वेस्ट बंगाल की भी स्थिति बताई मैंने। तो मुझे कहते हैं कि तुम तो हर वक्त ऐसी बातें करती रहती हो। तो मैंने कहा करो, तुम लोग एक इल्यूजन में रहना है, रहो। मैंने कहा मेरा घर जलेगा तो तेरा घर भी जरूर जलेगा। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि कुछ नहीं, मैं कहा मेरा घर जलेगा, उसके साथ तेरा भी घर जलेगा, इतना याद रख। देखिए, आज नहीं तो कल ये लोगों को समझना पड़ेगा ना कि ये खतरा ऐसा नहीं है कि ये खतरा बंगाल तक है तो फिर आपके यहाँ नहीं आएगा। खतरा तो हर जगह है ना। दिल्ली में भी दंगे हुए थे ना, आपने देखा था दिल्ली दंगे में क्या हुए थे क्या। तो ये खतरा। और मैं आपको आपने की बात करी कि बहुत सारे लोग कुछ कहते हैं। अब देखिए कि इस देश में अभी खड़गे जी का एक बयान आया जिस पर आज मैं डिबेट भी कर रहा था, और खड़गे जी ने ये कहा, जो उन्होंने आरएसएस, उसको वो एक अलग विषय है, लेकिन खड़गे जी ने साथ साथ ये भी कहा 2 दिन पहले केरल में जाकर कि भाई केरल के लोग पढ़े लिखे होते हैं और इसलिए उन लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। जहां लोग पढ़े लिखे नहीं होते वहां पर लोग मोदी की बातों में आ जाते हैं। अब मतलब खड़गे जी के कहने का मतलब सिर्फ गुजरात नहीं, उत्तर प्रदेश, जहां
बैठे हैं दिल्ली, यहाँ सबके लोग बेवकूफ हैं। तो जब हरियाणा, डिबेट हो रही थी, हरियाणा, हाँ एमपी, जब हाँ। हाँ हरियाणा एमपी सब मतलब लंबी फेहरिस्त थी, राजस्थान, तो हम सब लोग अनपढ़ हैं जो लोग इन स्टेट में रहते हैं। तो विवेक श्रीवास्तव ने ये आज डिबेट हो रही थी, तो लेफ्ट के विवेक श्रीवास्तव ने जो है कहा कि नहीं वो तो धर्म की आड़ में लोग यहाँ वोट दे देते हैं। तो अब वो हर हिसाब से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि इस देश में राजनीति का स्तर कहाँ चला गया। आज एक और खबर आई है, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी, हाँ, उनका कांग्रेस का बयान। एक, हाँ किसका, हाँ, बयान ना, उस बयान की बात कर रहे हैं। हाँ मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस के एक नेता का बयान है केरल में। उन्होंने कहा कि जब सामने कोई आपका विरोधी से लड़ाई हो जाए तो घर की औरतों को आगे कर दो और उनसे कहो अपना ब्लाउज फाड़ दें। मतलब मैंने सुना। कैन यू इमेजिन, मतलब हम लोग किस तरह की राजनीति। और इसी देश में हम असम में या पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। क्या माइंडसेट क्या है इस देश में? माइंडसेट ये है कि और सईदा अशोक जी, हमीद, ये माइंडसेट यहाँ नहीं है। अगर आप पैलेस्टीन का देखिए, आप ईरान का देखिए, कहीं भी देखिए, ये जब भी इनको लगता है कि हम फंस रहे हैं तो ये औरतों को और बच्चों को आगे कर। जब दिल्ली के राइट्स भी हुए हाँ तो ये हाँ इनका तब भी इनका मेंटल लेवल ही ये है कि औरतों को हम्म आगे कर दो, जो इल्जाम लगा दो। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल इनका तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दिस इज मोडस ऑपरेंडी ना। हाँ, ये लोग जो खुद को बहादुर कहते हैं और उसके बाद अल्टीमेटली जो है महिलाओं को आगे कर देते हैं कि वही महिलाओं को आगे कर दो उनकी आड़ में, इस तरह की चीजें हो रही है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि जब आप बहुत सारे लोग जो कहते हैं जिनको लगता है कि नहीं खतरा नहीं है, बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, देखिए इस देश में किन लोगों ने राज किया था ये हमको समझने की जरूरत है। इसी देश में जब कांग्रेस राज कर रही थी, यूपीए सरकार राज कर रही थी, तब उस वक्त जो है कम्युनल वायलेंस बिल, मतलब अगर आपको जो लोग कहते हैं कि आप अननेसेसरी की बात कर रहे हैं, उनको कम्युनल वायलेंस बिल एक बार पढ़वा दीजिए कि कम्युनल वायलेंस बिल क्या था जो इस देश में लाने की तैयारी थी। मतलब जिस दिन कोई दंगे हो जाए उस दिन बस ये कोई उंगली उठा दे कि अशोक श्रीवास्तव ने दंगे करे। मतलब आप सोचिए कि अभी भी देश में क्या रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती है और उस शोभा यात्रा में हिंदुओं का एक काफिला निकलता है और उसके ऊपर कुछ जो है जिहादी उन पर पथराव करते हैं। अगर कम्युनल वायलेंस बिल होता तो वो जिहादी पथराव करके ये कहते कि भाई ये लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे इसलिए दंगे भड़के, तो उसमें जो है किसी को कुछ पूछताछ नहीं होती। जो लोग रामनवमी का जुलूस निकाल रहे थे, शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उनको उठाकर जेलों में बंद कर दिया जाता कि भाई ये दंगाई है। वो कम्युनल वायलेंस जेल बिल, में बैठे होते, वो हम सब जेल में होते। तो कम्युनल वायलेंस बिल जो है वो इस देश में आज फिर सईदा हमीद, अभी असम में चुनाव हो रहे हैं, आप इसी असम में याद कीजिए जब यहाँ से घुसपैठियों को निकालने की बात होती है तो सोनिया गांधी जी की किचन कैबिनेट की एक बहुत मोहतरमा एक बड़ी नाम सईदा हमीद जो है वो थी। सईदा हमीद जो है वो जाकर असम में कहती हैं कि भाई कौन ये घुसपैठिए क्या होते हैं। उन्होंने कहा सब तो ये धरती तो अल्लाह की धरती है, इसमें अगर कोई बांग्लादेशी आ भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो अल्लाह की धरती है। अरे अल्लाह की धरती तो वो ले गए ना अपने साथ। पाकिस्तान 1947 में अल्लाह की जो भारत में जिस भगवान श्री राम की, भगवान कृष्ण की जो भूमि है उसमें से वो 30% हिस्सा अल्लाह की धरती कहकर उन्होंने पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया। और अब ये भी अल्लाह की धरती है तो मतलब भगवान राम की धरती नहीं है, कृष्ण की धरती नहीं है, बुद्ध की धरती नहीं है, ये अल्लाह की धरती है। और इसीलिए बांग्लादेशी भी यहाँ पर आते हैं तो वो इंसान है। ऐसे लोग जिस देश में हैं और ऐसे थॉट की पॉलिटिकल पार्टियां हैं, तो आपको लगता है कि अगर इन पॉलिटिकल पार्टियों से, इन फोर्सेस से नहीं लड़ा गया तो आप और हम शायद अपनी जिंदगी सुरक्षित निकाल दें, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे का सुरक्षित रह पाएंगे? कोई सुरक्षित रह पाएंगे? हम सबको छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी चुनाव देश में होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव है। ये बंगाल का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, असम का चुनाव, एग्जैक्टली असम का चुनाव। इसलिए आपको बहुत सोच समझ के क्या इशू है, कौन सी चीजें हैं, उस पर वोट करना चाहिए। लोग कहते हैं हर चुनाव में जो है घुसपैठ का मुद्दा उठ जाता है। मैं कहता हूं हर चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा उठना ही चाहिए। क्यों नहीं उठना चाहिए? घुसपैठ इस देश की बहुत बड़ी समस्या। अभी जनगणना हो रही है, बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी भी लोग कहते हैं अरे हिंदुओं की कोई दिक्कत, 80% आबादी है, 80% आबादी है, हिंदुओं की क्या दिक्कत है? मैं कहता हूं 80% आबादी आपकी नहीं है। और ये मैं आपको आंकड़ों से बता रहा हूं, इस गलतफहमी में मत रहिए कि हिंदू 80% है। और ऑलरेडी जो पिछली जनगणना, लास्ट जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें आप 80% नहीं थे, ठीक है ना। और उसके बाद अब जो जनगणना 2011 के बाद हो रही है, जिस रेट के साथ, जिस दर के साथ हिंदुओं की आबादी कम हो रही है, मैं ये कहूंगा कि उसमें अभी जब आंकड़े सामने आएंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। आप 80% भी नहीं है और मेरे ख्याल से आप 75% भी नहीं रह गए। और जिस हिसाब से बढ़ रहा है, अगले 2050 तक क्या होगा आपको नहीं पता। अगर आप इस खतरे को नहीं समझते तो मत समझिए। अपने बारे में आपको परेशानी नहीं है तो ठीक है। अगर आपको लगता है आपकी कोई संतानें जो है सुरक्षित रह सकती हैं तो सोचिए। अगर आपको अपने आने वाले पुश्तों की, पीढ़ियों की चिंता नहीं है तो
खाइए पीजिए, मर जाइए उसके बाद खा पी के, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, नहीं, और क्या अभी फर्क आप पड़ता है? कह रहे थे ना कि वेस्ट बंगाल में बोलते हैं कि बड़ी सेफ स्टेट है वेस्ट बंगाल। जब एफआईआर होएगी नहीं तो डेटा कहाँ हाँ, से आएगा? सेफ्टी लगेगी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, जब एफआईआर वो लोग बिल्कुल। करेंगे ही नहीं तो डेटा ही नहीं हुँ, होगा तो सेफ सिटी तो लगेगी ना, क्योंकि जितने ज्यादा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सब हिंदू कुछ गलत काम नहीं करता, पर 98% तो वेस्ट बंगाल में जो गलत काम करे वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी कर रही है ना, तो हुँ। एफआईआर ही नहीं है, वही लड़कियां अगवा अगवा करी। वेस्ट बंगाल से लड़कियां बांग्लादेश, नेपाल, कहाँ कहाँ जा जाके कहाँ पहुंच जाती है, कितने किडनैप्स होते हैं वहाँ, कितना ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता पिछले विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद मेरे ख्याल से हाईकोर्ट के निर्देश पर कुछ नहीं तो कुछ नहीं 30 एफआईआर रेप की लिखी गई हैं। और हाईकोर्ट ने ये कहा था, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि पुलिस को कहा था आप इंसाफ कैसे दोगे जब आप कंप्लेन ही नहीं लिखो। ये हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी पिछले विधानसभा चुनाव में। आप सोचिए कि डेमोक्रेसी, हम किस तरह की डेमोक्रेसी, यहाँ पर अगर आप एक पर्टिकुलर पार्टी का सपोर्ट नहीं करते तो आपको बलात्कार कर दिया जाए, आपका रेप कर दिया जाए। ये तो एक्चुअल में बांग्लादेश में सुना है, पाकिस्तान में सुना है, हिंदुस्तान में अब इस तरह की चीजें सुन रहे हैं, तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, तो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आप भी बहुत आगे हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने कितनों को निकाल दिया, शाजिया चल गई, कपिल मिश्रा चले गए, तो हाँ बहुत सारे लोग चले गए, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, हाँ सब चले गए। अब आप बताओ, राघव चड्ढा लेटेस्ट उनके रिटर्न है, अब आप बताओ, अब इस राघव चड्ढा के बाद कौन जाएगा? भगवंत मान जाएगा, क्योंकि उनको अगर सीएम बनना है तो भगवंत मान का तो बिस्तरा पैक होना पड़ेगा। नहीं, भगवंत मान तो नहीं जाएगा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि राघव चड्ढा के बाद कौन? अब राघव चड्ढा के बाद कौन, ये देखने वाली बात है। देखिए, मैं पर्सनली मानता हूं अरविंद केजरीवाल से बेहतर लीडर और बेहतर इंसान मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन आज मनीष सिसोदिया कहाँ है? कहीं नहीं है, कोई नहीं जानता, चुपचाप कोने में बैठे हुए। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सामने कोई भी व्यक्ति जब उसका कद बढ़ने लगता है तो अरविंद केजरीवाल उसे नीचे से 6 इंच छोटा कर देते हैं। उनको लगता है कि ये आदमी, सर कुचल हाँ, देते, कुचल देते, हाँ, फन वो कहते कुचल हैं कि देते। भैया नहीं। और किसी मतलब, और ये आप राघव चड्ढा को उसके साथ जो हुआ वो बहुत लोगों के साथ हो चुका है, तो ये कहना मुश्किल है कि ये किसके साथ होगा भविष्य में। अब राघव चड्ढा भगवंत के मान साथ ही भी बचे, होगा। हाँ, क्या चीज? अगर सीएम बनना है तो भगवंत मान ही जाएंगे। हाँ, भगवंत मान जाएंगे, लेकिन भगवंत मान के पास ऑप्शन नहीं है। भगवंत मान तो ऑलरेडी जो है उनके ड्राइवर बन के घूम रहे हैं। भगवंत मान जो है वो पर मुख्यमंत्री सीएम की होने के सीट तो नहीं बावजूद, दे रहे ना, पर सीएम की हाँ, सीट तो नहीं दे रहे ना। नहीं नहीं, तो सीट तो देंगे भी नहीं। सीट अरविंद, ये देखिए, सीट तो दे नहीं सकते ना। वो तो अरविंद केजरीवाल को भी पता है, पंजाब का मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल बनेंगे तो आम आदमी पार्टी जो है वो कहीं से भी वहां पर चुनाव जीत नहीं सकती। एक सिख को प्रधान मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। ये जरूर हो सकता है, अगली बार हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जरूर हो सकता है कि अभी वो चेहरा भगवंत मान को रखें, लेकिन विधानसभा चुनाव में अगर पंजाब ये जीत जाती है आम आदमी पार्टी, तो अरविंद केजरीवाल ऐसा खेल कर सकते हैं कि वो वहां के मुख्यमंत्री बन जाएं। ऐसा खेल कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद 5 साल बाद अगर वो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो पंजाब से आम आदमी पार्टी साफ हो जाएगी, ये तय है। लेकिन 5 साल तो एंजॉय कर ही लेंगे ना कि मुख्यमंत्री पद पर, जब तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बन जाते। तो अरविंद केजरीवाल ऐसा कर सकते हैं, वो इस हद तक जा सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और, राघव चड्ढा का जिक्र आया तो मैं किसी से बात कर रहा था, और मेरे ख्याल से नवीन जय हिंद का एक वीडियो भी है इस बारे में, जो स्वाति में उन्होंने राघव चड्ढा के बारे में ये बताया कि राघव चड्ढा को शीश महल में बुलाकर उनकी पिटाई की गई है। तो मैं एक से एक चीज जोड़कर देख रहा था, जो कुछ जानकारी लगी तो मुझे ध्यान आया, आपको भी अच्छी तरह से ध्यान आएगा। हम सबके बीच ये चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल राघव चड्ढा को अपना दामाद बनाना चाहते थे। याद है आपको? बहुत चर्चा थी कि, और राघव चड्ढा को लोग कहने भी लगे थे तो दामाद साहब है, दामाद साहब है। इसीलिए राघव चड्ढा को कई लोगों को पीछे छोड़ करके राज्यसभा सीट मिल गई, पंजाब का प्रभारी बना दिया। ये सब चीजें, जो जितनी कृपा बरसी थी ना राघव चड्ढा पर, वो ऐसे ही नहीं है कि राघव चड्ढा बड़े काबिल हैं, बड़ा है, उन्होंने मेहनत करी थी, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो कृपा बरसी थी उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण शायद ये था कि केजरीवाल चाहते थे कि राघव चड्ढा को अपना दामाद, लेकिन राघव चड्ढा वहां पर उसके लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ को अलग किया। तो एक ये भी कारण हो सकता है, जो इन दोनों के बीच जो पूरा का पूरा जो शुरू हुआ, टसल शुरू हुआ, उसका एक ये भी कारण हो सकता है। बाकी चीजें तो हैं, लेकिन एक ये भी बड़ा कारण हो सकता है। नहीं, ये तो कारण पुराना हो गया, मतलब ये तो कब की होगी ना। अब आप राघव चड्ढा की शादी को भी 2 साल हो गए, उनकी बेटी की भी शादी हो गई, सब हो गया। ये तो मुझे लगता है कि पैसा कहाँ जाना था, कहाँ पहुंच गया, और क्या हो गया, और कहाँ चले गया, ये हो गया। ये सब में कुछ हुआ है कि जो मैं ट्विटर पे पढ़ रही हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोल रही, ट्विटर पे पढ़ रही हूँ, लोग बोल रहे हैं, वो बात कर रही हूँ यहाँ पे। नहीं, कपिल मिश्रा ने कहा ये पैसे का बंटवारा जो है उसके बीच जो है उसके कारण हुआ। ये कपिल मिश्रा ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा उन्होंने, बिल्कुल।
जाना कहीं और था, वो हाँ। अमेरिका चले गए, बहन के साली के पास चले गए अमेरिका, तो वहां से वापस भी कैसे आए। हाँ। बढ़िया है भैया, बढ़िया है। ये मैं बड़े तो सारे कहती हूँ किस्से हैं। अशोक जी, हम हो गए, आप हो गए, मैं हो गए, हम लोग तो बस रात दिन मेहनत करेंगे, आगे हमारे बच्चे भी नौकरियां करेंगे, मेहनत करेंगे, इनके मजे हैं, नेता बन जाओ। वैसे तो एम्बिशन बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए, बड़े होकर नेता बन जाए या पुलिस में बन जाए, IAS ऑफिसर बन जाए, मजे ही मजे। इनके नहीं, तो लेकिन वैसे भी आप अगर आम आदमी पार्टी में जाती दिल्ली में, तो आपको भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। ऐसा नहीं है, उनका दिल बहुत बड़ा है इस मामले में। हाँ, अपने सही कह रहे अपने आप। समर्थकों को, नेताओं को। हाँ, नहीं तो यहाँ पे हमारी कॉलोनी में जब उनको यहाँ पे चाहिए था कि यहाँ का इंचार्ज बन जाओ GK1 का, तो एक 3-4 जने थे आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि 1,85,000 रुपीज अ मंथ दे रहे थे कि तुम काम बताइए। करो। तो हाँ, कौन सा अपनी बताइए। पॉकेट से दे रहे थे, हाँ, हमारी हाँ, टैक्स बिल्कुल, पेयर बिल्कुल, मनी से बिल्कुल, दे बिल्कुल। लेकिन रहे। बस यही है कि आपको वहाँ पे, मतलब ये बात ज़रूर है कि अपना आत्म स्वाभिमान जो है, वो आपको वहाँ पर मतलब जेब में रख के जाना पड़ता है। जो भी वहाँ पर होता है, फिर बहुत सारे उदाहरण हैं, मतलब कितने नेता हैं आम आदमी पार्टी में, अच्छे-अच्छे नेता प्रोड्यूस करे, लेकिन सबको जाना पड़ा, सबको किस हाल में और जाना पड़ा। अशोक जी, तो अगर आत्मसम्मान अपना वहाँ खत्म करा, तो दिल्ली में भी तो हिंदुओं की हालत हो रही है। हाँ, हर जगह हाँ, हिंदुओं की बिल्कुल। क्या हालत हो। आत्मसम्मान की तो बात हम करें ही ना, तो हिंदू अच्छे हैं। चुप हुँ। रहें और अपने घर के हाँ। अंदर बैठ जाए ना। यही काम हमारा, और अपनी भजन मंडली में बस गाएं ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय करें। किसी को क्वेश्चन ना करें, ना कुछ करें, और कुछ बोले ना। ये हमारे पे पत्थर हाँ। फेंके तो हमको अपनी झोली बढ़ा देनी चाहिए और पत्थर फेंक, तभी शांति है। ये तो है। अभी चलिए, हिंदुओं को बहुत बहुत कुछ मतलब विचार करने की ज़रूरत है, आँखें खोलने की ज़रूरत है हिंदुओं को, देश के हिंदुओं को। ये तो बात मैं मानता हूँ, देश ये के तो बात क्या, मैं मानता हूँ। मेरी फ्रेंड को मैंने बोला कि यूके में देखो क्या हो रहा है, आप ट्यूब में हुँ, नहीं बैठ सकते क्योंकि आपको कोई गोरा दिखता ही नहीं है। वो जो बुड्ढी हुँ, बुड्ढी औरतें पहले टोकरी लेके, बास्केट लेके घूमती थी ना, अब वो कहाँ घूमती है, क्योंकि उनको तो टक्कर मार देते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं, तो वहां हुँ, दिखती ही नहीं है, गोरे दिखते ही नहीं, सिर्फ यही लोग दिखते हैं वहां पे। तो मुझे कहती है, हुँ। पता नहीं तू ऐसी बातें कैसे करती है, तू कहाँ से नोटिस करती है, मैं भी तो तेरे साथ घूम रही थी, मैं तो देखा तक नहीं, मैं तो देखा। इस बार वो अकेली गई, हुँ। फोन चोरी हुआ, 3-4 चीजें और चोरी हुई, और लगी, धक्कम-धाकती हाँ, हुई। मैंने कहा हुँ, ले ले। मैंने हुँ। बोला मेरा घर जलेगा तो तेरा भी ज़रूर जलेगा। मैं तो सबको यही अरे कहती हूँ। अरे, जो लोग दुबई में बैठ के कहते थे कि भैया बहुत बढ़िया जगह है, वो सब भाग-भाग के हिंदुस्तान आ गए हैं। सब भाग-भाग के आ गए हिंदुस्तान, कि नहीं यार, अब तो उनको हिंदुस्तान ही लग रहा है कि हिंदुस्तान ही प्यारा है। लेकिन नहीं, फिर वह बात हुई है, हिंदुस्तान कब तक प्यारा है भाई? अगर हिंदुस्तान प्यारा है, तो हिंदुस्तान कब तक प्यारा है? हिंदुस्तान में कब तक आप सुरक्षित रह लोगे? ये सोचने की ज़रूरत है। आज हिंदुस्तान सुरक्षित है, लेकिन सवाल है कि क्या आगे भी सुरक्षित है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। एंड ओनली यही तो लोग कंट्री, सोचते नहीं। एंड इट इज़ द ओनली कंट्री जहाँ पे पेट्रोल वो नहीं हुआ। हाँ। रेट नहीं बढ़े पेट्रोल के। और बिल्कुल, साथ में पेट्रोल के रेट इतने नहीं। हाँ। दगाबाज हैं, आज दुबई मुश्किल में है तो उधर से पैसे कमाए सारा, वो दुबई को छोड़ के आ गए। मतलब किसके हैं ये बिल्कुल। लोग, समझ नहीं आता। मेरे को किसी के नहीं, दुबई में देखिए। इतना कुछ दिया होता जिंदगी में, मैं कभी ना छोड़ती दुबई को ऐसे टाइम पे। यही समझ बात रहे है, हैं? देखिए, दिक्कत दिक्कत तो यही है ना हम लोगों के साथ। हम लोगों के साथ दिक्कत ये है, हम लोग इतने ज़्यादा मनी माइंडेड हो गए हैं कि हम लोग उसके आगे कुछ सोचते ही नहीं। हम अपनी ज़िंदगी, बस हमारी यही स्थिति है कि मेरी ज़िंदगी अच्छी से बीते, बाकी कुछ नहीं। बाकी हमें कोई टेंशन नहीं है। मेरे घर का बगल में घर जल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। मेरा घर सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन सवाल वही है, कब तक सुरक्षित रहेगा? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते।